नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या करें, यूपी टेट की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग शुरुआत कर दें, स्टार्ट कर दें। साथियों इसके पहले कल हम लोगों ने क्या देखा, जो भी सिलेबस निर्धारित किए गए थे हम लोगों ने उसको एक एक करके पूरा सिलेबस को समझ लिया है, कैसे कैसे हमारे क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। मतलब यूपी टेट के एकदम दिशा निर्देश हमको लेके चलना है। जो भी चीजें जैसे पूछी जाएंगी वही टॉपिक वाइज हमको पढ़ना है साथियों, और मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि पेपर में परीक्षा में वही चीज पूछे जाते हैं जो एकदम लगातार जैसे लगातार पूछे जा रहे हैं, वही चीज हमको लेके चलना है और देखना भी उन्हीं पर ज्यादा फोकस भी करना साथियों। इसलिए वही चीज लाए हैं जो जिससे ज्यादा आपको प्रश्न बनते हैं। तो साथियों आज हम लोग शुरुआत फिर से करते हैं। आज देखेंगे हम लोग शुरुआत करें अपने मनोविज्ञान का, जो भी चीजें होती है उसका इतिहास कैसे हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या हुआ। आज हम लोग मनोविज्ञान के इतिहास पढ़ेंगे साथियों, जिससे शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं साथियों। देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है साथियों। कहता है सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है साथियों। तो एकदम आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि यूपी टेट की नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है, इसके उपलक्ष्य में आप लोग लगिए साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछी जाएंगी मनोविज्ञान के इतिहास में, उससे जो प्रश्न बनते हैं, जो डायरेक्ट परीक्षा में जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं हम उसको एक एक करके देखेंगे। बाकी उसमें जो जो चीजें दी गई हैं उसके कार्य, उसके इतिहास में जो चीजें दी गई हम उसको लेकर एक एक चीज को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। पहले देखते हैं साथियों, उसको देखते हुए चलेंगे। तो दिया है मनोविज्ञान का इतिहास। क्या दिया हमारा, मनोविज्ञान का इतिहास। इसमें हमको देखना पहले मनोविज्ञान के इतिहास में क्या क्या चीजें होती हैं, मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई उसको देखेंगे। सर्वप्रथम उसको देखेंगे क्योंकि इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो नोट में हमारा दिया साथियों, मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द के बराबर है। अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द के बराबर, अर्थात अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से देखते फिर क्या दिया, जो लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से साथियों, साइकी और लोगोस दो शब्द है, उससे क्या होता है, ये मिलकर बना हुआ है हमारा, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा और मन का विज्ञान। अगर हम सरल भाषा में कहें तो मनोविज्ञान का अर्थ से होता है क्या, आत्मा या अपने मन का विज्ञान। चलिए आगे देखते क्या दिया हमारा पॉइंट में। पहला दिया मनोविज्ञान का इतिहास बता पाना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है साथियों, मनोविज्ञान का इतिहास बता पाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन एक हमारे मनोविज्ञानिक है एबिंगहॉस ने क्या कहा, इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो क्या है, छोटा है साथियों। तो इसके बारे में देखते हैं। फिर भी मनोविज्ञान के इतिहास को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा जाता है। इससे भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, और वो आपको हम दिखाते कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिया है पहला हमारा, उसमें 4 भागों में पहला हमारा दिया है क्या, आत्मा का विज्ञान। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन का हिस्सा होने के कारण आत्मा का विज्ञान माना है। आत्मा का विज्ञान किसने माना है साथियों, आत्मा का विज्ञान तो प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का, पहले मनोविज्ञान क्या था, दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था। दर्शन शास्त्र का हिस्सा होने के नाते उन्होंने क्या माना है कि आत्मा क्या है, विज्ञान है। आत्मा का क्या है, ये विज्ञान है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्ट का नाम प्रमुख है। लेकिन आत्मा का स्वरूप साफ न होने के कारण 16वीं शताब्दी तक इस परिभाषा को क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। 4 भागों में बांटा गया। पहले में हम लोगों ने क्या देखा साथियों कि जो मनोवैज्ञानिक थे प्राचीन यूनानी दार्शनिक, उन्होंने क्या इसको आत्मा का विज्ञान माना है, जिसमें आपके प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन इसका क्या हुआ, इन्होंने 16वीं शताब्दी तक परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या है। दूसरा हमारा क्या साथियों, मन का विज्ञान। पहला क्या था, आत्मा का विज्ञान, दूसरा हमारा क्या, मन का विज्ञान। इसमें दिया 16वीं शताब्दी में पंपनौजी पहली बार मनोविज्ञान को क्या कहा है, मन का विज्ञान कहा है। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी तक चलती है। कौन सी शताब्दी तक चलती है साथियों, 19वीं शताब्दी तक चलती है। कौन सा विज्ञान, मन का विज्ञान। पहले हम लोगों ने देखा आत्मा का विज्ञान, दूसरा हमारा है मन का विज्ञान। तीसरा देखते हैं साथियों, दिया हमारा चेतना का विज्ञान। इसको किसने, उंट विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। किसने माना है, उंट और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान क्या माना साथियों, चेतना का विज्ञान माना है। यह विचारधारा 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक चली। यह विचारधारा कब तक चली थी आपकी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक चलती है यह विचारधारा हमारी, कौन सी, चेतना का विज्ञान। चौथा हमारा दिया व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में वाटसन ने
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। यह विचारधारा आज तक चल रही है। तो व्यवहार का विज्ञान जो है, इसको अगर व्यवहारवाद का अध्ययन अगर कहें, प्रवर्तक कहे तो आपके कौन, वाटसन। इन्होंने क्या माना 20वीं शताब्दी में, इन्होंने क्या मनोविज्ञान को क्या माना, व्यवहार का विज्ञान माना है। जो आज तक हमारे जो प्रचलित है यही क्या हमारा व्यवहार का विज्ञान जो है चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते देखते हमारा क्या दिया हुआ है। आगे दिया मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो दी है, जिससे आपके प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती है किसने कहा है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मनोविज्ञान ने पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और अंत में चेतना को त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। ये किसने कहा है, आपका वुडवर्थ ने। ये परिभाषा आपकी पूछी भी गई है परीक्षा में। तो साथियों इसमें बिल्कुल सही है, मनोविज्ञान ने पहले क्या किया, अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और अंत में अपने चेतना को त्याग कर वो क्या किए, उस व्यवहार का क्या विज्ञान, एक व्यवहार का विज्ञान बन गया है। दूसरा देखते हैं बोरेन के अनुसार, बोरेन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार देखते हैं, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित है। इन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो क्या है, जीवधारी तो वातावरण तथा पारस्परिक उसकी जो अंतरक्रिया होती है उससे क्या होता है, यह संबंधित होता है। अगला दिया मॉर्गन के अनुसार, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान। इन्होंने, मॉर्गन ने क्या कहा है कि हमारा जो मनोविज्ञान है वह क्या है, मानव एवं पशु व्यवहार का क्या है, एक विज्ञान है। आगे बढ़ते कुछ परिभाषाएं आगे देखते क्या कहा है। हिलगार्ड एटिकिंसन के अनुसार क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है उसको देखते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। क्या करता है, अध्ययन करता है। उन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके बाद देखते हैं वाटसन के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह भी परिभाषा आपकी पूछी जाती है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तो क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का एक धनात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। आगे दिया है मैकडूगल के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, आचरण एवं व्यवहार का एक क्या है, धनात्मक विज्ञान है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं, आगे बढ़ते देखते हैं। फिर दिया है बोरिंग के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का एक विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से होती है। एक परिभाषा और गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और गार्डन मर्फी के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का क्या करता हुआ अध्ययन करता है। तो ये सब परिभाषाएं जो दी गई है मनोविज्ञान के संदर्भ में, हम लोगों ने एक एक करके उसको देखा। जब आपको परीक्षा में डायरेक्ट परिभाषाएं पूछी जाती है कि ये परिभाषा मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किसके द्वारा ये परिभाषाएं दी गई है। चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या, हम उसको देखेंगे। इससे भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं यूपी, तो हमको उसको देख लेते हैं। हम रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, जिसके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ है। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बात करें साथियों, तो उसमें क्या होता है कि रूसो को हम पहला शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं, जिसके प्रयासों से क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत, अवधारणा का जन्म होता है। ये किसके द्वारा माना जाता है, तो आपका रूसो के द्वारा। दूसरी लाइन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टेनले हॉर द्वारा रखी गई। किसके द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर औपचारिक आधारशिला की बात की जाए तो 1889 में किसके द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा रखी गई थी। तीसरा दिया है वर्ष 1900 में मनोविश्लेषणवाद से कुछ लोग शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। सबने अपना अपना एक तर्क, एक मत प्रस्तुत किया है। अगला दिया है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में सन 1920 में थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से मिली, इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। साथियों, इससे आपके डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं कि साइकोलॉजी, ये एजुकेशन साइकोलॉजी सर्वप्रथम किसकी पुस्तक है, तो आप इसकी पुस्तक है, ये आपकी थॉर्नडाइक की पुस्तक है। ये कब लिखी गई, सन 1920 में लिखी गई थी। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या दिया है। आगे दिया शिक्षा मनोविज्ञान, कुछ परिभाषाएं दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं दी गई, जो परिभाषाएं दी गई उसको हम लोग करके देखते हैं। पहला दिया है काल्सानिक के अनुसार क्या, इन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का परिणाम का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है।
अगर शिक्षा मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का परिणाम के शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, ये अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। अगली परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन तथा क्या करता है, व्याख्या करता है। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखते हैं अपने अनुभव के साथ जो चीजों का वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगली परिभाषा है किसकी, स्किनर की। इन्होंने क्या कहा है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा तथा अधिगम से क्या होती है, अंतर संबंधित होती है। यह परिभाषा किसकी, आपके स्किनर की है। नेक्स्ट परिभाषा है ट्रो के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का क्या करता है, अध्ययन है। इसके बाद अगली परिभाषा हमारी किसके, स्टीफन ने क्या कहा है, अगर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, ये किसने कहा है, तो स्टीफन ने कहा है। आगे चलते देखते क्या कहा है। अगली परिभाषा है सारे व टेलफोर्ड के अनुसार। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संबंध सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संबंध क्या है, सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। यह किसकी परिभाषा है, सारे व टेलफोर्ड की परिभाषा है। अगली परिभाषा है जॉन एफ टेवर्स के अनुसार। इन्होंने क्या माना है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, जिससे आपके परीक्षा प्रश्न बनते रहते हैं। हम लोगों ने एक एक करके उसको देखा। बढ़ते आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे दिया मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, कितने संप्रदाय है, कितने संप्रदाय मनोविज्ञान को बांटा गया है, इससे भी आपके प्रश्न बनते रहते हैं। तो साथियों इससे भी एकदम बढ़िया जो भी चीजें हैं साथियों एकदम क्लियर कर चलिए, वही चीज परीक्षा में पढ़ना है हमको, जो चीज डायरेक्ट परीक्षा में पूछी जाए। तो चलिए देखते हैं पहले मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया, जिसमें से प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि हमारा संरचनावाद जिसे मानते हैं, तो इसमें पहला देखते हैं हम लाइन की हमारी पहली, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। कौन, संरचनावाद। इसके बाद क्या है, इसके जनक अगर कहें उंट और टिचनर को माना जाता है। इसका जनक अगर कहें तो कौन है साथियों, उंट, और कौन है, टिचनर को इसका संरचनावाद का जनक माना जाता है। बढ़ते आगे देखते क्या दिया हमारा, दिया 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में उंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। इसके बाद अगली लाइन हमारी क्या है, उंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में क्या कही थी, उंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। फिर क्या है, उंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी क्या होती है, चेतना होती है। इसके बाद क्या है, चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग है, संवेदना, भाव और क्या होती है, हमारी प्रतिमाएं जो होती है उसके साथ, चेतना के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। फिर देखते हैं आगे, पहली मनोविज्ञान शाला खोलने को वाले उंट को मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना है। अगर साथियों पूछेगा परीक्षा में प्रयोगात्मक विधि और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है साथियों, तो किसको माना जाता है, उंट को माना जाता है। अगली लाइन देखते क्या है, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती इसलिए संरचनावादी की अध्ययन विधि या अंतर्दर्शन विधि कहलाई। यह विधि क्या कहलाई, हमारी अंतर्दर्शन विधि कहलाई। बढ़ते आगे देखते हैं, तीसरा दिया, पहले इसमें देखते हैं अभी हम लोग संरचना। अब प्रकारवाद देखते हैं, प्रकारवाद क्या कहा है इसमें, इस संप्रदाय को विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इस संप्रदाय क्या किया गया था, विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसमें चेतना की कार्यों पर फोकस की, चेतना के जो कार्य होते हैं उस पर क्या हुआ था, फोकस किया गया था। आगे दिया है, विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानते हैं। विलियम जेम्स की पहली पुस्तक कौन थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक को माना जाता है। आगे दिया, जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, आगे दिया फिर हमारा देखते हैं, जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह तथा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दिया है। किसने दिया है, तो विलियम जेम्स ने, इसलिए जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। इसके बाद दिया साथियों व्यवहारवाद। इसके बाद हमारा क्या दिया, व्यवहारवाद। इसमें देखते हैं 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका से जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुई, जो कि हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे।
तो व्यवहारवाद की अगर शुरुआत कहां से होती है, किसने की, इसको देखते साथियों। तो 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका से होती है। किसके द्वारा होती है साथियों? जेबी वाटसन के द्वारा नेतृत्व में होती है, जो क्या होते हैं हॉपकिंस विश्वविद्यालय, हॉपकिंस जो विश्वविद्यालय होता है उसमें क्या होते हैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होते हैं। फिर आगे दिया है वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर क्या हुआ है जोर दिया है। इन्होंने क्या किया, चेतना को ना मानते हुए क्या किया, इन्होंने जो बाहरी व्यवहार होते हैं उसको इन्होंने मानकर अध्ययन पर क्या किया है, इन्होंने जोर दिया है। आगे दिया इसलिए उनकी विधि को बाह्य दर्शन विधि भी कहा जाता है। तो व्यवहारवाद की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दर्शन विधि भी हम कहते हैं। फिर अगला दिया है उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। जो भी उद्दीपक हमारा होता है वो कहाँ होता है, हमारे बाहरी वातावरण में होता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। दिया है जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। जन्म के समय क्या होते हैं, सभी शिशु क्या होते हैं, समान होते हैं। किसके द्वारा, व्यवहारवाद। फिर क्या, वाटसन ने एसओआर फार्मूला का प्रस्ताव पास किया। एसओआर फार्मूला का प्रस्ताव किसने पास किया, तो किसने किया था, जेबी वाटसन ने। फिर उन्होंने व्यवहारवाद पर प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म की रचना की है। कौन सी पुस्तक, ये पूछी जाती है, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी बिहेवियरिज्म। ये पुस्तक जो इनकी व्यवहारवाद में इनकी जेबी वाटसन की पुस्तक हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। आगे दिया है यह वाटसन की देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, मनोव्यवहार का विज्ञान। यह किसकी देन है आपकी, तो वाटसन की देन है। बढ़ते हैं साथियों आगे, देखते हैं हमारा क्या है। इसके बाद देखते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद को भी हम एक नजर देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती, कैसे इसकी शुरुआत होती है। 1912 में व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, जिसके जनक मैक्स वर्दिमर माने जाते हैं। 1912 में क्या होता है, व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में क्या होता है, गेस्टाल्टवाद का जन्म होता है। जो जिसके जनक कौन होते हैं, तो कौन होते हैं आपके, मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। आगे दिया गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति। अर्थात किसी समस्या को तब हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या क्या होती है, हमारे आंखों के सामने क्या होती है, दिखाई पड़ती है। आगे दिया है इसलिए शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवाद की देन है। जो शिक्षण सूत्र हमारा होता है पूर्ण से अंश की ओर किसकी देन है, तुम्हारे गेस्टाल्टवादियों की देन है। गेस्टाल्टवादी विचारकों कोप्फा, कोहलर तथा कर्ट लेविन प्रमुख है। अगर गेस्टाल्टवादी प्रमुख विचारकों में बात की जाए, कौन कौन आपके हैं, कोप्फा है, कोहलर हैं और कौन है, कर्ट लेविन है। ये सब कौन से मनोविज्ञानी, तो गेस्टाल्टवादी हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। कोहलर ने टेनरिफ द्वीप के किनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया, जो मुख्यतः सुल्तान नामक क्या था, वनमानुष पर आधारित है। इसके बाद अगली लाइन हमारी क्या कहती है, उसको देखते हैं। कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादी अधिगम को एक संज्ञानात्मक क्या मानते हैं साथियों, प्रक्रिया मानते हैं, जहां अधिगामी चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में से सही विकल्प का क्या करते हैं, चयन करके अपनी समस्या का क्या करते हैं, वो समाधान करते हैं। आगे दिया क्या, कोहलर ने सूझ का अधिगम का सिद्धांत दिया। कोहलर ने क्या किया, सूझ के अधिगम का क्या दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार समस्या समाधान के दौरान अचानक ही साधन और साध्य में अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर समस्या का समाधान ही कर लेना हमारा क्या कहलाता है साथियों, सूझ कहलाता है। तो उसमें क्या कहता है साथियों, उसको देखते हैं। समस्या समाधान के दौरान अचानक ही साधन और साध्य में अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर जब हम समस्या का समाधान कर लेते हैं अपने, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सूझ कहलाता है। बढ़ते आगे देखते क्या दिया हमारा, दिया है सूझ को आहा, अनुभव, बिंगो, यूरोका आदि नामों से क्या होते जाना जाता है। इसको भी आप एक बार अच्छे नजर से देख लेंगे साथियों। सूझ को अनुभव, बिंगो, यूरेका आदि नामों से भी जानते हैं। इसके बाद कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का भी सिद्धांत दिया। अगर बात करें अधिगम में, तो अधिगम स्थानांतरण आरोपण का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। आगे दिया क्या साथियों, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स एरर, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, तो ये भी पुस्तक किसकी है, कोहलर की है। बहुत बार परीक्षा में की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये परीक्षा में क्या होती है साथियों, आपकी पूछी जाती है ये पुस्तक, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स एरर, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। बढ़ते आगे देखते हैं हमारा क्या दिया है। आगे दिया हमारा उद्देश्यवाद। हम लोग देखेंगे उद्देश्यवाद क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, इस संप्रदाय की स्थापना अगर शुरुआत मानी जाती है 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल द्वारा इसको क्या हुई, खोज की गई थी, किसकी, उद्देश्यवाद की। इसे हार्मिकवाद भी कहते हैं। पूछा जाता है साथियों हार्मिकवाद किसे कहते हैं, तो उद्देश्यवाद को हार्मिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य या प्रयोजन।
जिसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य या प्रयोजन। हार्मिकवाद को क्या है, उद्देश्यवाद के नाम से जाना जाता है। अगर इसके संस्थापक या स्थापना किसने की थी, तो विलियम मैकडूगल ने की थी। हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य या प्रयोजन। मैकडूगल मानते थे कि मनुष्य के हर व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है। मैकडूगल क्या मानते हैं, मनुष्य के हर व्यवहार का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, प्रत्येक व्यवहार का एक प्रेरक होता है। आगे दिया है, मैकडूगल ने इस प्रेरक को मूल प्रवृत्ति कहा है। मैकडूगल ने उस प्रेरक को क्या नाम दिया साथियों, तो मूल प्रवृत्ति नाम दिया, जो कि क्या होती है, जन्मजात होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौन से, क्रियात्मक पक्ष। तीनों जो मूल प्रवृत्ति, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो होती है उसके कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। आगे दिया, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा है, इसलिए मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक एक करके देख लेंगे। मूल प्रवृत्ति और संवेग, पलायन है, संवेग क्या है, भय, ईर्ष्या, इसका क्या है, क्रोध, फिर क्या, निवृत्ति, घृणा, इसके बाद क्या है साथियों, पुत्र कामना, वात्सल्य, शरणागत का क्या है, हमारा करुणा है, काम प्रवृत्ति क्या है, इसका क्या है, कामुकता संवेग है, जिज्ञासा क्या है, आश्चर्य है, इसके बाद दीनता का आत्महीनता है, आत्मगौरव का आत्मव्यान है और सामूहिकता का अकेलापन है, भोजनावेशण का भूख है, संग्रह का अधिकार है और रचना का क्या है, कृति है, हास्य का मनोविनोद है। परीक्षा में आपके साथ इससे प्रश्न बनते हैं, एक बार एक नजर इसको जरूर देख के जाइएगा। उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्ति और संवेग बताए हैं, ये हमारी क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं और ये क्या है, हमारे संवेग है। इसको एक बार आप जरूर देख के जाइएगा साथियों, इससे भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। पूछ लेता है साथियों कि काम प्रवृत्ति का क्या है, शरणागत का क्या है, मतलब ये मूल प्रवृत्ति दे के पूछ लेगा मूल प्रवृत्ति है कि संवेग है। तो इसको एक बार आप लोग क्लियर कर लेंगे, चार्ट के माध्यम से हमने बताया, इसको देख लीजिएगा। चलिए साथियों बढ़ते आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविज्ञानी, उन्होंने व्यक्तित्व की कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, एक जीवन एक मृत्यु। प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है साथियों, लिबिडो का होता है, तो प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को क्या किस नाम से जानते हैं, लिबिडो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या होता है, लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद वो क्या हो, मित्र मतलब मातृ सत्तात्मक होते हैं, और लड़कियों में क्या होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, वो पितृ सत्तात्मक होती है, पितृपक्ष होती है साथियों, पिता की तरफ आकर्षित होती है। और लड़कों में क्या होती है, ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या होती है, माता की तरफ आकर्षित होते साथियों। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट हुआ साथियों, मनोविज्ञान का पूरा इतिहास हम लोगों ने एक एक करके आज पूरा क्या किया साथियों, मनोविज्ञान का इतिहास को देखा। जो भी चीजें मनोविज्ञान के इतिहास से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, लगभग हम लोगों ने सबको कवर कर लिया, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला साथियों। हम लोगों ने एक एक चीजों की एक एक करके देख लिया, क्या परिभाषाएं पूछी जाती, कौन से वाद, जो प्रक्रियावाद, संरचनावाद, उद्देश्यवाद, जिससे भी उनके प्रश्न बनते हम लोगों ने उसको देखा। हम लोगों ने मूल प्रवृत्तियों को देख लिया, जो भी चीजें मतलब A to Z जो भी चीजें उसमें परीक्षा में अगर आपको प्रश्न बनते रहते हैं, हम लोगों ने उसको एक एक करके पूरे टॉपिक को चर्चा किया, पूरा हर चीज को एक एक करके देखा साथियों। तो आज के टॉपिक मनोविज्ञान का इतिहास में साथियों हम लोग शुरुआत कल किए थे, जो थी उसको समझे। आज हम लोगों ने क्या किया, मनोविज्ञान का पूरा अध्ययन किया। तो साथियों सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एकदम। और सबसे बड़ी चीज साथियों, आप लोग वीडियो को जमकर शेयर कीजिए साथियों, वीडियो को एकदम जमकर शेयर कीजिए। तो साथियों आपको अगर कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो साथियों हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।